हेलो फ्रेंड्स, हम कर रहे थे स्विट्जरलैंड। लास्ट सेशन में हमने स्विट्जरलैंड की सिग्निफिकेंस की कि हम स्विट्जरलैंड की कंपैरेटिव स्टडी है हम क्यों करते हैं। एंड आज हम इस सेशन में करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ स्विट्जरलैंड। जो कॉन्स्टिट्यूशन है स्विट्जरलैंड का वो कैसे बनाया गया और उसके बाद कैसे चेंजेस आते हैं और आज के टाइम में कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन है वहां पर वर्क कर रहा है। तो पहले हम इसकी प्री हिस्ट्री देखते हैं कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट होती है। पहले स्विट्जरलैंड है, स्विट्जरलैंड भी एक कॉलोनी था, तो ये कैसे इंडिपेंडेंट स्टेट बनता है। तो पहले हम करते हैं पीरियड फ्रॉम 1291 टू 1798। इस पीरियड में जो स्विट्जरलैंड है कैसे एग्जिस्टेंस में आता है। तो पहले जो स्विट्जरलैंड था, स्विट्जरलैंड जो छोटे छोटे कैंटन्स हैं इसमें डिवाइड हुआ पड़ा था। आज भी स्विट्जरलैंड की बेसिक यूनिट है, जैसे प्रोविंसेस होते हैं वैसे ही स्विट्जरलैंड में कैंटन्स हैं, लेकिन वो यूनाइट नहीं थे, वो डिफरेंट कैंटन्स थे, अपना एडमिनिस्ट्रेशन खुद रन कर रहे थे और वो जो ऑस्ट्रिया है उसके रूल के अंडर आते थे। इसका मीनिंग क्या था, ऑस्ट्रिया ने जो स्मॉल कैंटन्स हैं इन कैंटन्स पर रूल करते थे, इनको अपनी कॉलोनी बनाया हुआ था। लेकिन 1291 में क्या होता है, जो 3 कैंटन्स होते हैं वो कैंटन्स इकट्ठे हो जाते हैं और वो एक कॉन्फेडरेशन बना लेते हैं। मीनिंग 1291 से पहले जो ऑस्ट्रिया के किंग थे उन्होंने कैंटन्स पर रूल कर रहे थे, उनके रूल के अगेंस्ट 3 कैंटन्स इकट्ठे होते हैं, कॉन्फेडरेशन बनाते हैं एंड वो सक्सेस हो जाते हैं, जिस वजह से जो ऑस्ट्रिया के रूलर थे इनको रिपल्स कर सकते हैं। तो इसके बाद क्या होता है, जो कॉन्फेडरेशन के अकॉर्डिंग जो 3 कैंटन्स थे ये वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं। एंड 1353 में जे कॉन्फेडरेशन में 8 कैंटन्स ज्वाइन कर जाते हैं। 1648 में 13 कैंटन्स हैं जो इंक्लूड हो जाते हैं। इस तरह 3 से 13 कैंटन्स है वो 1648 तक बन जाते हैं। एंड 1648 में एक ट्रीटी होती है, ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया। इसके अकॉर्डिंग स्विट्जरलैंड को इंडिपेंडेंट सॉवरेन कंट्री है, इस ट्रीटी के थ्रू ही डिक्लेयर किया जाता है। एंड इसके बाद जो ऑस्ट्रिया के रूलर्स थे इनका कंट्रोल है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाता है और इन्होंने डाइट एक कॉन्फेडरेशन का ऑर्गन बना लिया, जिसमें क्या किया जाता था, कॉन्फेडरेशन के रिगार्डिंग जो भी डिसीजन थे डाइट के मेंबर्स थे खुद लेते थे। और इस डाइट में जो 13 कैंटन्स हैं इन कैंटन्स के मेंबर थे, सभी के 2 मेंबर्स डाइट में इंक्लूड थे। इस तरह ये काम करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद आता है सेकंड स्टेज, जिसको कहते हैं हेल्वेटिक रिपब्लिक, जिसको 1798 से लेकर 1815 तक जाना जाता है। 1798 में क्या होता है, जो फ्रांस है, फ्रांस स्विट्जरलैंड पर अटैक कर लेता है और इसको कैप्चर कर लेता है। इसका मीनिंग क्या हो गया, अब स्विट्जरलैंड क्या हो गया, फ्रांस के अंडर आ गया। और फ्रांस क्या करता है, इनेक्ट अ यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन एंड गिव द नेम हेल्वेटिक रिपब्लिक। तो अब फ्रांस को लगता है कि स्विट्जरलैंड है ये हमारी कंट्री है, हमारा पार्ट है, तो इसमें जो उनका लूज कॉन्फेडरेशन था इसको खत्म कर कर ये यूनिटरी गवर्नमेंट इस्टेब्लिश कर लेते हैं, जिसको नाम दे देते हैं हेल्वेटिक रिपब्लिक। और इसके साथ जो स्विट्जरलैंड के लोग होते हैं वो डिससैटिस्फाइड होते हैं, वो अपनी सॉवरेन कंट्री है वो ही बनाना चाहते हैं, इसलिए लोग अपनी इंडिपेंडेंस के लिए स्ट्रगल को कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि फ्रांस के लोग हैं उन पर रूल करें, उनको अपनी कॉलोनी बनाएं। इसीलिए जो 13 कैंटन्स के लोग थे वो स्ट्रगल करना स्टार्ट कर देते हैं, वो आपस में मिलकर फ्रांस के अगेंस्ट स्ट्रगल करते हैं, जिस वजह से 1803 में नेपोलियन है वो क्या करता है, वो
मजबूर हो जाते हैं कि कैंटन्स को ऑटोनॉमी दे दे। इसीलिए नेपोलियन है 1803 में वो क्या करते हैं, कैंटन्स को ऑटोनॉमी प्रोवाइड करा देता है थ्रू द एक्ट ऑफ मेडिटेशन। और 1803 के बाद जो क्या होते हैं, कैंटन्स होते हैं, इनमें ऑटोनॉमी आ जाती है। लेकिन स्टिल जो फ्रांस है उसका रूल चल रहा होता है एंड 1803 से लेकर जो एक्ट ऑफ मेडिटेशन है 1815 तक ही इस बैलेंस को रिस्टोर कर पाता है। उसके बाद दोबारा से डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाती है एंड उसके बाद जो स्विट्जरलैंड है अपने आप को इंडिपेंडेंट कंट्री डिक्लेयर कर देते हैं और ये अपना स्विस कॉन्फेडरेशन है इसको फॉर्म कर लेते हैं। तो 1815 से लेकर 1848 तक स्विस कॉन्फेडरेशन है उसका पीरियड चलता है। अब तक कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाया गया। इन्होंने इंडिपेंडेंट के बाद जो इकट्ठे होते हैं लूज कॉन्फेडरेशन होता है और उसके बाद अब जे 22 कैंटन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और इसमें स्विस कॉन्फेडरेशन फॉर्म किया जाता है। तो 1815 तक 22 कैंटन्स से वो स्विट्जरलैंड का पार्ट बन जाते हैं एंड जिस स्विस कॉन्फेडरेशन को फॉर्म कर लेते हैं ताकि जे आपस में यूनाइट रहे एंड अपनी सिक्योरिटी को मेंटेन कर पाए और कोई भी फॉरेन कंट्री है इन पर रूल ना कर सके। इसलिए जो 22 कैंटन्स हैं आपस में मिल जाते हैं और इसी टाइम पीरियड में 2 पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो फॉर्म होती हैं। एक को कहते हैं रेडिकल पॉलिटिकल पार्टी एंड सेकंड थी फेडरलिस्ट पॉलिटिकल पार्टी। जो रेडिकल पॉलिटिकल पार्टी थी जी चाहती थी जो सेंट्रलाइजेशन है वो होनी चाहिए, ज्यादा पावर सेंटर को मिलनी चाहिए। लेकिन जो फेडरलिस्ट थे वो चाहते थे कैंटन्स हैं, कैंटन्स को ज्यादा पावर्स मिलनी चाहिए। इस तरह 1847 में एक शॉर्ट सिविल वॉर होती है एंड 1848 में रेडिकल पार्टी है जो कंसंट्रेट कर रही थी सेंट्रलाइजेशन की तरफ वो विनर रहती है। अब क्या होता है, अब कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट होती है। अब जाकर इनका जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन है वो बनाया जाता है जिसमें सेंटर को पावर्स दी जाती हैं। तो इसका फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1848। इससे पहले ये क्या था, एक कॉन्फेडरेशन था जिसमें लूज कॉन्फेडरेशन था। अब ये क्या कर देते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ओल्ड कॉन्फेडरेशन इनटू अ फेडरल स्टेट। अब ये फेडरल स्टेट बन जाता है तो जो लूज कॉन्फेडरेशन टर्म थी इसको ये टर्मिनेट कर देते हैं। मींस जो स्विट्जरलैंड में कॉन्फेडरेशन में जो जो कैंटन्स है वो इंक्लूड हो गए हैं वो अपनी मेंबरशिप कभी भी विथड्रॉ नहीं करा सकते लाइक यूएसए। इसका मीनिंग क्या हो गया, टर्मिनेशन ऑफ लूज यूनियन ऑफ स्टेट्स। जो भी कैंटन्स है अब स्विट्जरलैंड का पार्ट बन चुके हैं जी कभी भी अपने आप को इंडिपेंडेंट सोवरेन स्टेट डिक्लेयर नहीं कर पाएंगे। इस तरह फेडरलाइजेशन होती है जिसमें फेडरल को गवर्नमेंट को स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है। अब सेंट्रल पावर के पास बहुत सारी पावर्स आ जाती है। इसमें मेन फीचर्स क्या थी, इनमें जो इंडिविजुअल के बेसिक राइट थे उनको भी डिक्लेयर किया गया था। जैसे हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं वैसे ही ये बेसिक राइट्स कहते हैं। एंड इसमें पार्लियामेंट के 2 चैम्बर्स को इस्टेब्लिश किया था। इनकी जो भी कॉन्स्टिट्यूशन थे, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो इंस्टीट्यूशंस बनाई गई थी वो मेनली यूएसए से ही इन्फ्लुएंस थी। तो इन्होंने 2 चैम्बर बनाए, पहली थी नेशनल असेंबली एंड सेकंड थी काउंसिल ऑफ स्टेट्स। नेशनल असेंबली में कैंडिडेट्स में पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंटेशन दी गई थी एंड काउंसिल ऑफ स्टेट्स में सभी की सभी स्टेट्स को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दी गई थी। तो फेडरल काउंसिल बनाई गई, जैसे फेडरल गवर्नमेंट होती है, देन फेडरल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड एक कॉमन करेंसी बनाई गई थी जिसको कहते हैं स्विस फ्रैंक। इस तरह
1948 के थ्रू इनका कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है, जिसमें सेंटर को बहुत सारी पावर्स दी जाती हैं। और ये कॉन्स्टिट्यूशन है, इसको दोबारा से रिवाइज करना पड़ता है 1874 में। तो दोबारा से नया कॉन्स्टिट्यूशन बना, जिसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1874। इस नई कॉन्स्टिट्यूशन को रेफरेंडम के द्वारा ही अडॉप्ट किया गया था, क्योंकि स्विट्जरलैंड को हम कहते हैं होम ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। अगर इसमें कोई मेजर चेंजेस लाने हैं, इसमें लिए सभी लोगों की पार्टिसिपेशन होती है, सभी लोगों का डिसीजन होता है, इसलिए रेफरेंडम कराया जाता है। रेफरेंडम के द्वारा 63.2% वोटर्स ने अप्रूव कर दिया न्यू कॉन्स्टिट्यूशन को, और जो मेजॉरिटी ऑफ कैंटन्स थे वो भी इसको अप्रूवल दे देते हैं। इस तरह 1874 में 1848 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो चेंज कर नया कॉन्स्टिट्यूशन है, इसको अडॉप्ट कर लिया जाता है, जिसमें क्या कहा जाता है, जो फेडरल गवर्नमेंट है इसको और भी ज्यादा स्ट्रेंथन की जरूरत है, इसके पास और भी ज्यादा पावर्स होनी चाहिए। और इन्होंने सिंगल जुडिशियल सिस्टम को अडॉप्ट किया। जो ड्यूअल जुडिशियल सिस्टम था, कैंटन्स का अपना था, सेंटर का अपना था, तो कैंटन्स का इन्होंने अबॉलिश कर दिया और एक सिंगल जुडिशियल सिस्टम को अडॉप्ट कर लिया। और इन्होंने जो रेलवे थी, बैंक थे, इनको नेशनलाइज किया, और जो मिलिट्री अफेयर्स थे, इंडिपेंडेंस ऑफ वॉर है, डिक्लेरेशन है, इन सब के लिए क्या कहा गया, सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल होना चाहिए। तो जो सेंटर है, फेडरल गवर्नमेंट है, इसके सेंटर को ज्यादा पावर्स दी गई थी। तो इस तरह कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1874 बनता है। उसके बाद फिर इस कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया जाता है। जो आज के टाइम में स्विट्जरलैंड का कॉन्स्टिट्यूशन है वो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन है, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जैन 2000। मींस इन्होंने 2000 में एक नया कॉन्स्टिट्यूशन दोबारा से बनाया। तो इसमें क्या किया गया, इसमें भी रेफरेंडम कराया गया, इसमें भी अडॉप्ट किया गया कि जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन है क्या हम इसको अडॉप्ट करना चाहते हैं या नहीं। तो फेडरल पार्लियामेंट है, इन्होंने भी क्या कर लिया, जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की गई थी वो टोटल अमेंडमेंट्स थी, इनको अडॉप्ट कर लिया ऑन दिसंबर 8 1998 को। और उसके बाद रेफरेंडम होता है इन अप्रैल 18 1999 को। तो 99 में जब रेफरेंडम होता है तो 59% जो मेजॉरिटी है वो रेटिफाई कर लेती है कि नया कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट करना चाहिए। इसके बाद 1 जनवरी 2000 को नया कॉन्स्टिट्यूशन है वो इन फोर्स में आ जाता है, इसको मान लिया जाता है। तो आज के टाइम में जो नया कॉन्स्टिट्यूशन है, इस कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही स्विट्जरलैंड का एडमिनिस्ट्रेशन रन कर रहा है। तो इसमें कुछ मेजर चेंजेस भी की गई थी, जैसे नेम है, नेम चेंज कर लिए गए थे। जो इनके ऑर्गन्स थे, जैसे फेडरल असेंबली कहते थे, अब फेडरल असेंबली की जगह इसको फेडरल पार्लियामेंट का नाम दिया गया। फेडरल काउंसिल को फेडरल गवर्नमेंट में कन्वर्ट कर लिया गया। फेडरल ट्रिब्यूनल है, इसको फेडरल कोर्ट कहा जाने लगा। नेशनल असेंबली को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहा जाने लगा और काउंसिल ऑफ स्टेट्स को सेनेट कहा जाने लगा। इस तरह इन्होंने बहुत सारे चेंज किए और इसमें सेंटर को बहुत सारी पावर्स दी गई। जो नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, इसकी क्या क्या फीचर्स है हम वो अपने नेक्स्ट सेशन में करेंगे। होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट इट इन द कमेंट बॉक्स एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।